अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। हुकूमत को डेंट लगाने की कोशिश में पीडीएम को खुद डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत पड़ गई है। लगता है वजीर आजम के इस्तीफे के लिए शुरू होने वाली तहरीक अब ऑपोजिशन के इस्तीफों के मामले पर आकर टूट फूट का शिकार होने जा रही है। एक दूसरे के लिए जिंदाबाद के नारे भी अब शिकवों में बदल गए। माइनस इमरान फॉर्मूला तो कामयाब न हुआ, पीडीएम से सब्सट्रैक्शन शुरू हो गई है। मरियम हो या बिलावल, सभी एक दूसरे से बदजन नजर आ रहे हैं। वो मरियम जिन्हें बिलावल भाई की तरह अजीज थे, उन्हें बिलावल की ही बहन ने भरपूर जवाब दे डाला है। मरियम ने पीडीएम इजलास में अपने वालिद की जान को अंदेशा जाहिर किया तो बख्तावर भुट्टो ने अपने वालिद आसिफ अली जरदारी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां याद दिला दी। जरदारी साहब ने जेलें काटी हैं, डिक्टेटर को भगाया है, उनका नाम ईसीएल पे रहा है। कोरोना का खतरा था लेकिन फिर भी वो अदालतों में पेश होते रहे। बख्तावर ने तो दबे लफ्जों में ये जता दिया कि ये आसिफ अली जरदारी ही हैं जिन्होंने जमहूरियत की आबियारी की है। न सिर्फ खुद 5 साल हुकूमती मुद्दत पूरी की है बल्कि आने वाली हुकूमतें चाहे वो धांधली ज़दाई क्यों ना हो, उन्हें भी मुद्दत पूरी करने का मौका मिला है। शिकवा जवाबे शिकवा चल रहा है। जरा मौलाना साहब की भी सुन लीजिए, जो मुतालबा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा दे या पीडीएम से अलहदा हो जाए। मौलाना साहब आप भी बड़े भोले हैं, भूल बैठे हैं कि जरदारी साहब तो पहले ही कह चुके थे कि ऐसे फैसले न किए जाएं कि राहें जुदा करनी पड़ जाएं। यानी जो मौलाना का मुतालबा है वही जरदारी साहब की ख्वाहिश भी है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, पीडीएम इजलास में जरदारी साहब के मुकालमों ने मरियम बीबी और मौलाना को शॉक्ड कर दिया है, जैसे मियाँ साहब ने कोयटा जलसे में बिलावल भुट्टो को कर दिया था। ऑपोजिशन को ये फिक्र खाई जा रही है कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, पीपल्स पार्टी क्या फैसला करेगी और पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम कोई नया तीर मारेगी या खुद ही शिकार हो जाएगी। सेनेट इलेक्शन में बड़ी महारत से अपने कार्ड खेलने वाले जरदारी साहब ऐसा क्या सोच रहे हैं जो मौलाना के वहमो गुमान में है, न मरियम बीबी की नजरें भांप सकी हैं। मफाहमत के बादशाह का अगला कदम सियासत की नई समत का तयन कर सकता है। खैर, टेम्पटेशन राउंड नाजरीन वाकई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रहा है। अहम पॉइंटर्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की वतन वापसी की शर्त खत्म करके इस्तीफे देगी या नहीं, पीडीएम को इस बारे में जानने के लिए अभी मजीद 15 दिन से ज्यादा इंतजार करना होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सीसी का इजलास 4 अप्रैल को बुलाने का फैसला किया है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसा भी इस बार रावलपिंडी में किया जाएगा। दूसरी तरफ मरियम साहिबा का इंतहाई मायने खेज ट्वीट जो सामने आया, जिसमें वो लिखती हैं कि सिलेक्टेड का मुतबादल तैयार किया जा रहा है, सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए। क्या उनका इशारा नाज़रीन पीपल्स पार्टी की तरफ है? अगर ऐसा है तो क्या जो भी मरियम का साथ नहीं देगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा? आज खान साहब ने भी खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। कह रहे हैं कि 5 साल का मैंडेट मिला है, पूरा करेंगे, उसके बाद एहतसाब होना चाहिए कि हमने किया क्या है। ये वही बात है जो मियाँ साहब अपने मुखालिफिन के लिए करते रहे हैं और जमहूरियत के तसलसल के लिए यही नाज़रीन सबसे बेहतरीन तरीका है कि 5 साल बाद अवाम फैसला करें कि किसने किया क्या है। इस वक्त मुल्क की सियासी मामलात पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं एतजाज़ एहसन साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रियती वक्त का। मरियम साहिबा ने एक नए सिलेक्टेड की पेशगोई की है सर, कल ट्वीट किया है कि अब फिक्रमंद खान साहब को होना चाहिए कि उनका मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। तो एतजाज़ साहब, कौन है वो मुतबादिल? अगर उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है तो जो भी फैसले और मरियम के फैसले के खिलाफ जाएगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा सर? मेरा नहीं ख्याल कोई इस किस्म का नया सिलेक्टेड आएगा। ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इससे एक चीज तो जाहिर होती है कि मरियम बीबी ने अपना कुछ और फासला पैदा कर लिया है पीडीएम की बाकी जमातों से, क्योंकि पीडीएम की जमातों को पहले लेना चाहिए एतमाद में बनिस्बत इसके कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि ये इतनी बड़ी चीज हो रही है। तो पीडीएम की जमातों से ये मुस्लिम लीग नून ने कुछ फासला करने का खुद भी इरादा कर लिया लगता है मुझे तो। और इसकी और बहुत सी मिसालें हैं। इसमें पहले से अभी तक तो एजेंडा जो है पीडीएम का वो तो सेट ही किया है मुस्लिम लीग नवाज ने। पहली मर्तबा जरदारी साहब ने उस एजेंडे पे कुछ अपनी राय और अपना कोई फैसला उनको सुनाया है। वरना तो आपको देखे ना, जब खामोशी होनी होती है तो मरियम और नवाज शरीफ खामोश हो जाते हैं और वो बगैर एतमाद में लिए पीडीएम की किसी जमात को वो सफारतकारी भी शुरू कर देते हैं वो सिलेक्टर्स के साथ।
और जुबैर साहब वहाँ जा रहे होते हैं, साबिक गवर्नर, और वो मुलाकातें कर रहे होते हैं आर्मी चीफ के साथ, और उन मुलाकातों के बाद में बता रहे होते हैं कि हाँ वहाँ बात हुई मरियम के केस की और नवाज शरीफ के केस की, और मैं किस लिए गया था। तो वो तस्लीम 2 मुलाकातें होती हैं, उसमें जब नाकाम होते हैं तो आप किसी को नहीं बताते कि हम किधर किस तरफ क्या पलटा पलट रहे हैं। आप गुजरांवाला में ऐसी तकरीर कर देते हैं जिस पे भी एतमाद में नहीं लिया गया। वो जो स्टेज पे बैठे हुए काबरीन थे उनको भी हैरत हुई कि मियाँ साहब किस सिमत में और कितने आगे जा रहे हैं, और अगर ये सिमत उन्होंने ली है तो क्या इस पे बरकरार रखेंगे इसको। लेकिन उसके बावजूद उनके मामलात तय करने की कोशिश जो है वो जारी रखते हैं वो, और फिर गुजरांवाला के बाद दीगर जलसों में बाद में कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये असल हमारी लड़ाई तो सिलेक्टर्स के साथ नहीं है, वो तो सिलेक्टेड के साथ है। तो ये कभी सिलेक्टर्स को नाम ले लेते हैं, पहले 2 नाम लेते हैं, अब 3 नाम लेते हैं। तो ये मियाँ साहब, और मैं तो ये पहले दिन से अपनी जमात को की हद तक तो ये कहता रहा हूँ कि इसमें इनके साथ बड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा। या आपके साथ वो करते हैं COD, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मिसाक जमहूरियत, और फिर काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि इन पे जरदारी साहब पे गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए, इन्होंने ये खत लिखवाया और वो खत लिखवाया अमेरिका में, तो खुद चले जाते हैं। तो अब इसके लिए मेरा ख्याल है, मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन से आप किसको सिलेक्टेड और किसको सिलेक्टर्स बनाएंगे। सर एहतिसाब साहब, पीपल्स पार्टी में सर इस वक्त बड़ी रिलैक्सेशन नजर आ रही है। मौलाना साहब मोहलत दे रहे हैं, इंतजार किया जा रहा है कि आप लोग क्या फैसले करते हैं, CEC का इजलास कब होता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल की सर डेट दे रही है। कोई खास टेम्पटेशन या कोई खास टेंशन नजर नहीं आ रही है सर? पीपल्स पार्टी का तो एक मामला, इस मामले में पीपल्स पार्टी कई बातों से इत्तेफाक नहीं कर सकती। इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैयत में ही नहीं है कि आपको बुलाए अगर कोई तफ्तीशी इदारा तो आप अपने गाड़ियों में पत्थर भर के ले जाएं और वहां पहुंचने से पहले पत्थर चलाने शुरू कर दें, और वो पत्थर भी इतने बड़े बड़े कि किसी को सर पे लगा होता तो सर फट जाता उसका, और वो शुरू कर दें। जब उन्होंने ये तो सारा टीवी के सामने हुआ ना, मरियम बीबी चाहे कहें कि संगपाशी उन पे हुई, असल में तो उनके बंदे देखे जा सकते हैं कारों में से निकालते हुए, वो MPA भी अपनी गाड़ियों में से पत्थर निकालते हुए जो पॉलिथीन बैग में बने हुए थे और बांधे हुए थे। तो ये एक मतलब है। अब मसला दरअसल ये है कि मरियम बीबी ने सियासत तो अभी शुरू की है ना, उनकी हिस्ट्री सच नहीं है। अगर हिस्ट्री होती या मियाँ साहब यहाँ होते, मियाँ साहब कुछ उनको थोड़ा सा रेस्ट्रेन करते, कुछ गाइड करते होते। मियाँ साहब लंदन में बैठ गए जाके, और बीबी कहती है कि उनसे कोई बात करेगा तो पहले मेरे से बात करेगा। जी एहतिजाज साहब, सर ये तो बताइए कि पीपल्स पार्टी ने जो अपना फैसला लिया हुआ है इस्तीफों के मामले पर, क्या वो तब्दील हो सकता है सर? फैसला तो हर किसी में एडजस्टमेंट हो सकती है, मैं ये नहीं समझ, मैं इस्तीफों के खिलाफ हूँ, पहले दिन से खिलाफ हूँ, पर पार्टी का अगर फैसला है, और पार्टी में मेरी राय उस वक्त शामिल थी जब ये फैसला हुआ कि इस्तीफे नहीं देने, और मैंने सबसे पहले अर्ज किया जब हतमी फैसला कर दिया मौलाना फजलुर रहमान ने और मरियम बीबी ने कि इस्तीफे होंगे और इस्तीफे मुंह पे मारेंगे और मुंह पे मारो और फलां तारीख को आप देखेंगे सारे इस्तीफे हो जाएंगे। इनका ख्याल था कि अगर इस्तीफे दे दिए, हमने अपोजिशन ने इस्तीफे दे दिए तो इतना क्राइसिस आ जाएगा कि कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, वो असेंबली ही खत्म हो जाएगी। और असेंबली ना असेंबली खत्म होती है इस्तीफों से, उनको सिर्फ 84 चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए, और ना खत्म होता है सेनेट तो वैसे ही एक मुसलसल के साथ एक बॉडी है जो कभी भी खत्म नहीं होता, डिसॉल्व होता ही नहीं है।
तो ये बात अब मुझे ये हैरत होती है कि इतने इनके साथ मुतबर और तदब्बर वाले कायदीन है। मरियम बीबी के साथ शायद खान अब्बासी है, वो है एहसन इकबाल है, ऐसे कानिश्वर है उनके साथ, उनके बिल्कुल इर्द गिर्द है और करीब सर एतजाज साहब, आप तो मरियम बीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मौलाना साहब भी कह रहे हैं जिसको साथ चलना है चले, एक हाथ के आगे पीछे हो जाने से तहरीकें खत्म नहीं हो जाती। ये मौलाना का अपना एक कोई होगा, मौलाना ने कोई कामयाब तहरीक का तो अभी तक की क़यादत तो नहीं की। तहरीकें खत्म होती हैं जब आप ये याद रखें कि आपने अगर 3 कदम आगे जाना है तो शायद 1 कदम पीछे भी किसी वक्त लेना पड़ जाए। इसको स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कहते हैं। ये तहरीक को खत्म नहीं करती। ये पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी और बड़े सगीर में तहरीकें चलाई गई हैं, जिसमें जिस तरह डायरेक्ट एक्शन डे कायद आजम ने 1946 में कहा था, जिसमें कायद आजम ने मुसलमानों को बहुत सारी कुर्बानियां देने और अपने खिताबात भी छोड़ने को कहा था, या जिस तरह गांधी ने चोरी चौरा पुलिस स्टेशन पे हमला होके बहुत सारे पुलिस जो के बरतानवी राज की खिदमत कर रहे थे, उनके जलाए जाने पे रोक दी थी। सर आप कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने आज तक कोई कामयाब तहरीक नहीं की, तो सर इस तहरीक को कामयाब करने के लिए आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ रहेगी, या फिर ये वक्त आ गया है कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासत करे और मजीद इस गैर फितरी इत्तेहाद का हिस्सा ना रहे? नहीं, पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस इत्तेहाद का हिस्सा है, पर और इस इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी की और आसिफ जरदारी जो सदर आसिफ जरदारी की बात मानी है इस वक्त तक, तो कि इस्तीफों पे उन्होंने मशरूत नहीं छोड़ा। पर आसिफ जरदारी साहब ने ये भी तो बात ठीक की है ना कि अगर आप लड़ना चाहते हैं, देखें आप लड़ना चाहते हैं तो फिर अगर आप लेनिन बनना चाहते हैं तो लेनिन को तो जर्मनी से गाड़ी लेके ट्रेन पे बैठ के और रूस और मॉस्को 4000 मील दूर का सफर करना पड़ता है। और अगर आप गांधी बनना चाहते हैं तो गांधी को भी वापस आना पड़ता है। मोहम्मद अली जिन्ना भी जाके लंदन बैठ गए थे, उनको भी जाके लियाकत अली खान और उनके साथी लेके आए थे पार्टी। लेकिन सर पीपल्स पार्टी ने, एतजाज हसन साहब, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने नहीं थे, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना नहीं था। सर पीडीएम की बुनियाद से ये तो तय था। अब उन्हीं मामलात पर सर अटकना ये साफ बता रहे हैं कि कोई किसी के साथ शायद मजीद चलना नहीं चाहता। नहीं, हरगिज ये तय नहीं था, हरगिज ये तय नहीं था। ये तो आप यूं कह रही है ना, जो कहा जा रहा है कि मियां साहब ने वापस नहीं आना और जरदारी साहब ने इस्तीफे नहीं देने क्योंकि जब तक वो वापस ना आए, और मूवमेंट को चलनी नहीं जब तक इस्तीफे नहीं देने, मौलाना कह रहे हैं। तो क्या होगा? आप तो इनकी संजीदगी देखें ना कि आखिरकार इसहाक डार तो आ सकते थे, उनका तो आना लाजिम था। एक वोट था जिलानी का, एक वोट मैटर करता था। ये तो 48-49 पे फंसे हुए थे, और अगर 48-49 वोट निकल आए तो जिलानी जीत जाता है। लेकिन अगर सिर्फ एक दो आप कह रहे हैं ये तय नहीं था। सर एग्जैक्टली मैं इस पर भी बात करूंगी। सर आप कह रहे हैं कि ये मामला जो मैंने आगाज में बात की वो तय नहीं था, लेकिन सर गालिबन ये तो तय था ना कि अगर ऑपोजिशन जो सेनेट का जो चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन होगा, वो पीपल्स पार्टी का होगा, JUIF का डिप्टी चेयरमैन होगा, और ऑपोजिशन लीडर जो आएगा वो मुस्लिम लीग नून का आएगा। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना ऑपोजिशन लीडर लेकर आ रही है सर सेनेट में, और गालिबन शेरी रहमान साहिबा को नामजद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। सर अगर शेरी रहमान बन गई चेयरमैन सेनेट की तो उससे बेहतर उनको, सॉरी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में, तो इससे बेहतर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सारी पीडीएम को नहीं मिलेगा। इससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा, उससे बेहतर। सर अगर बन गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर गौर कर रही है कि उनको ऑपोजिशन लीडर बनाया जाए सेनेट में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे इत्तला के मुताबिक, तो मुझे इसका इल्म नहीं है कि ये कोई ऐसा मुआहदा या अंडरस्टैंडिंग हुई थी। अगर हुई होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर कायम रहेगी। मैं नहीं समझता हूँ कि कायम नहीं रहेगी। लेकिन अगर तहरीक चलानी है और लॉन्ग मार्च करनी है,
उसके बारे में तो जरदारी साहब ने कोई नाजायज बात नहीं की, कोई गलत बात नहीं की कि आप और इसहाक डार साहब वापस आ जाएं। और जब तक कायद वापस नहीं आता तो वर्कर्स को मरवाने का क्या उसमें फायदा होता है। और कायद के वापस आने, अब मियाँ साहब तो हर दफा भाग जाते हैं ना, चले जाते हैं। तो सन 2000 में, आज तो 20 साल पहले भी मुआहदा करके, रिटर्न मुआहदा करके परवेज मुशर्रफ के साथ, सारी दुनिया जानती है, चले गए थे, जेल नहीं काट सकते थे। अब भी वो चले गए हैं, जेल नहीं काट सकते, बाहर ही बैठे हैं। उनकी बीमारी तो बज़ाहिर कोई नहीं है, वो जिस बीमारी के जिन बीमारियों की बायस वो निकले गए थे, मुबैना बीमारियों के बायस उनको रिहाई मिली थी, उनमें से तो एक बीमारी भी अब उनको नहीं लगती। प्लेटलेट्स भी उनके बिल्कुल ठीक ही लगते हैं, कोई उनको शिकायत नहीं हुई। वो एक दफा अस्पताल ही नहीं गए, साल हो चला है इस बात को, एक दफा सर कोविड की वजह से नहीं गए ना? नहीं, कोविड की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, लंदन में सारे अस्पताल चल रहे हैं, सारे कोविड के वार्ड उन्होंने इंसुलेटेड अलहदा किए हुए, बिल्कुल अलहदा किए हुए। मैनेजमेंट कर रही है इंग्लैंड की गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री। वो समझता है, आपका ख्याल है कि जिसको दिल का दौरा पड़ता है वो भी नहीं जाता अस्पताल लंदन में, क्योंकि वहाँ कोविड है। कोविड को बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है हर अस्पताल में, हर छोटे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड को बिल्कुल आइसोलेट। ठीक है सर, यानी आप समझते हैं कि मियां साहब को आना चाहिए, उसके बाद फिर दीगर मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी सर गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने, देहरी शहरियत, ओपन बैलेटिंग के मामले पर सर हुकूमत का साथ देगी? वजीर आजम ने पार्लिमानी कमेटी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी असद कैसर साहब को। सर हम साथ ये मामला बड़ा सीरियस है। असूली तौर पे हम हैं जिसने दर्जा दिया था गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का, और ये मतलब है एक काम जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच थॉट बिल्कुल ये है। लेकिन इसमें क्योंकि एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल रेजोल्यूशन यूएन की सामने रखनी है, और जो मकबूजा कश्मीर में जिस किस्म के वारदात वो कर रहा है, मोदी कर रहा है, सर हुकूमत कह रही है अबूरी सूबा बनाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एहतिजाज साहब, उसको उनको सामने रखते हुए ये बात हम मतलब है एक हतमी बात किस तरह कर लें, देखेंगे ड्राफ्ट क्या बनता है। असूली तौर पे हम बिल्कुल इसके हक में है कि गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा सूबा बनना चाहिए, और ये इनिशिएटिव ही सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया था, जबकि कोई भी नहीं लेने को तैयार था। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी बात से मैं ये समझूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनेगी। सर मुझे ये भी बता दीजिएगा, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जी असूली तौर पे जो मैंने कहा है वो ये कि असूली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान को बिल्कुल एक अलहदा सूबा, खुद मुख्तार सूबा देखना चाहती है, उसके मेंबर पार्लियामेंट में देखना चाहती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। लेकिन जो है ये आगे मैकेनिक्स क्या होते हैं, उसका ड्राफ्ट क्या होता है, उसकी क्लॉजेस क्या होती हैं, उसका कानून कैसे बनता है, उसको देखते हुए फिर फैसला किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। सर चेयरमैन सेनेट के हवाले से ये हम जब तक फैसला ना करें हम कमेटी वाला भी फैसला नहीं कर सकते। ठीक है सर। सर आपने अभी गिलानी साहब की बात छेड़ी थी, तो सर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को 15 रोज हो गए और अब तक पीपल्स पार्टी ने इसे अदालत में चैलेंज ही नहीं किया। सर क्यों नहीं किया गया अभी तक? मैं पीपल्स पार्टी जहाँ तक मेरी इत्तला है कर रही है, इसको इस पे गौर किया जा रहा है ड्राफ्ट पे, और किस अदालत में और किस फोरम में ये लेके जाना है मामला। एहतिजाज साहब, सर पीपल्स पार्टी को सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर की तो हम बात कर चुके। सर ये बता दीजिए, आप एक जगह कह रहे थे कि अब तक मरियम नवाज और नवाज शरीफ पीडीएम को डिक्टेट करते रहे हैं, अभी भी आपने गुफ्तगू करते हुए कहा सर, लेकिन हमने तो देखा कि आगाज से ही सर पीडीएम पर जरदारी ही बयानियां आ भी रहा है। नून लीग के से वोट लेकर गिलानी साहब को सेनेटर बनवा लिया सर। हाँ वो मतलब है बनना ही था, बेस्ट कैंडिडेट था। अगर यूसुफ रजा गिलानी ना होता तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा कौन ऐसा था नून लीग के पास सेनेटर जो इस सूरत हाल में ये इलेक्शन जीत सकता था। मुझे तो कोई नहीं नजर आता।
ये एक प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल डिसीजन थी जो सबने ली। गिलानी जब ठीक है सर, ठीक है एजाज साहब, आपको अर्ज करूं, मुझे भी ये शिकवा होता था कि हमारे मुखालिफिन को ज्यादा टाइम भी देते हैं और ज्यादा नून वालों को ज्यादा टाइम भी देते हैं, ज्यादा फंड्स भी उनके, ज्यादा प्रोजेक्ट भी उनके माने जाते हैं। हमें तो ये शिकवा होता था गिलानी से। तो गिलानी के लिए ये ज्यादा आसान था, क्योंकि दूसरी तरफ भी जो अपोजिशन पीटीआई के बहुत सारे लोग जो है वो नून से या पीपल्स पार्टी से जो गए हुए हैं, उनके लिए उनका नरम गोशा है गिलानी के लिए। सही है सर। सर मुझे बता दें, वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि उन्हें अब काम करने दिया जाए, 5 साल का मैंडेट मिला है, 5 साल बाद कारकर्दगी का एहतसाब मांगे। और सर पीपल्स पार्टी भी इसकी हामी रही है, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि वो अपना दौर पूरा करें और फिर अवाम उनका एहतसाब करें? सर ये मुनासिब बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नामुनासिब हो। आपको याद होगा कि जब ये नून ने हुकूमत बनाई थी, नवाज शरीफ ने अपनी तीसरी हुकूमत जब बनाई थी 2013 में, तो उसपे जरदारी साहब ने उनको ये यही कहा था, और वो सदर थे हलफ उनसे जरदारी साहब ने लिया था कि आपको 4 साल तो हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, 5वें साल हम सियासत करेंगे। और किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इज्तनाब की वजह से नुकसान भी हुआ, लेकिन हम उस पर कायम रहे। मियां साहब ने यकीनन वार किए जरदारी साहब पे, पर जरदारी साहब ने कोई एक वार भी ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत पे किया। मियां साहब ने ये यकीनन किया कि मियां साहब ने वो जो मैंने पहले भी अर्ज किया है, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए और 15 मिनट में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस साहब ने 15 मिनट में एक कमीशन बना दिया इंक्वायरी, और उसमें रिस्पॉन्डेंट्स बने और उसमें इंक्वायरी किनके खिलाफ होनी थी बशमूल एहतसाब साहब। सर मैं ये सवाल आपसे करना चाह रही हूँ सर, आपकी सारी गुफ्तगू को सुनते हुए। सर अगर मैं पीपल्स पार्टी की वाबस्तगी से हटकर आपसे ये पूछूं बतौर सीनियर सियासतदान, आपकी नजर में सर इमरान खान नवाज शरीफ से बेहतर वजीर आजम है? मेरी निगाह में तो आप जाती तौर पे समझ सकती हैं कि मैं समझता हूँ कि वो गालिबन है, और मैं पार्टी में भी ये कहता रहता हूँ कि इसके साथ अगर हम मुकाबला करेंगे तो वो, और कभी हमारा इंतखाबी मुकाबला हुआ तो हमारे लिए बेहतर है बनिस्बत ये शरीफ खानदान और शरीफ जो एतजाज एहसन की नजर में ज्यादा बेहतर वजीर आजम जो है वो इमरान खान है नवाज शरीफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एतजाज एहसन साहब। प्रोग्राम में आपसे JUIF का पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए क्या है, हाफिज हमदुल्ला साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि हमसे इस्तीफों की शर्त रखी गई तो हमने मियां साहब की वापसी की जवाबी शर्त रख दी है। आपको भी लगता है ये मामला इतना ही सादा और आसान है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर बात शर्त की नहीं है कि हमने ये शर्त रखी कि लॉन्ग मार्च की एंड इस्तीफों समेत होगा, ये शर्त नहीं रखी थी। जब 20 सितंबर को PDM की तश्कील हुई, उसके बाद जब 26 नुकात पर डिक्लेरेशन सामने आया, उसके बाद फिर 12 नुकात पर मुश्तमिल डिक्लेरेशन सामने आया, तो उसमें इस्तीफों का ऑप्शन भी शामिल। तो उसमें यह बात भी की गई कि इस्तीफा हम कब देंगे, जब PDM की क़ियादत महसूस करे कि हमने इस्तीफे कब देने हैं, उस वक्त हम इस्तीफे देंगे। तो जब बाई इलेक्शन और सीनेट के इलेक्शन में पहले PDM की प्लेटफार्म से फैसला यह था कि हमने हिस्सा नहीं लेना है। तमाम अरकान पार्लियामेंट हर पार्टी की वो इस्तीफे अपने लीडर के पास जमा कर दे। लेकिन 1 जनवरी लाहौर का जाती उमरा का जो इजलास था, उसमें पीपल्स पार्टी की पूरी क़ियादत बशमूल बिलावल, असफ अली जरदारी साहब वीडियो लिंक पर और मियां साहब लंदन से वीडियो, वहां बहुत बड़ी तकरीबन 7 घंटे की डिस्कशन हुई। फिर फैसला ये हुआ कि हमने सेनेट के इलेक्शन में भी जाना है, बाई इलेक्शन में भी जाना है। ये राय पीपल्स पार्टी की थी और हमने पीपल्स पार्टी की राय का एहतराम करते हुए जो सियासी एतबार से, कानूनी एतबार से, आईनी एतबार से हमने उसको तरजीह दी जो दलाइल उन्होंने पेश की। अब आइए इस बात पर कि
हमने सीनेट इलेक्शन भी लड़ा, बाई इलेक्शन भी लड़ी, और मियां यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी पूरी अपोजिशन, पूरी पीडीएम ने उसको साथ देकर कामयाब कराया। फिर चेयरमैन के लिए उसकी कामयाबी के लिए तक उद्योगी गई, वो तो अलग बात है कि डंडा चला। अब बात यह है कि मार्च का जो इजलास हुआ, सरबराह पीडीएम का इजलास, उसमें 10 पार्टियां पीडीएम की प्लेटफार्म से मुश्तरका जद्दोजहद कर रही है। अब इन 10 में से 9 पार्टियों का बैक आवाज, बैक वक्त मौकफ यह था कि 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है उसका एंड कैसे होगा। 9 पार्टियों ने कहा कि उस इस्तीफों पर हमने पार्लियामेंट से निकलना होगा, इस्तीफे देने होंगे। पीपल्स पार्टी ने यहां पर कहा कि ब्रेक लगाया कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, लिहाजा हमने जाना है अपनी सीएसी में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में, हमने उनसे पूछना है। तो इसलिए पीडीएम की 9 पार्टियों का इत्तेफाक इस बात पर थी कि हमने विद इस्तीफा हमने इसका खात्मा करना होगा। पीपल्स पार्टी की राय ये थी कि हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से इजाजत लेनी होगी अपने पार्टी की। तो पीडीएम की तमाम पार्टी ने उनको मौका दिया कि जाके आप फैसला करें। अब बात सर ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता है, लेकिन आपको लगता है, उन्होंने इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला तब्दील होगा? सर मौलाना साहब बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि मशरूत है इस्तीफों से कि उन्होंने पीडीएम का हिस्सा रहना है या नहीं रहना। मौलाना कह रहे हैं कि कोई रहे ना रहे तहरीक चलती रहेगी, यानी उनको उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ आएगी। सर देखिए, ये उस वक्त तक हम इंतजार करेंगे। मौलाना साहब तो पहले भी यही कहा करते थे और आज भी कहते हैं। मौलाना साहब जब अकेले थे मैदान में, जमीयत उलमा इस्लाम अकेली थी मैदान में, जब 15 मिलियन मार्च किए और 2 हफ्ते पर मुश्तमिल इस्लामाबाद के आज़ादी मार्च, जमीयत उलमा इस्लाम अकेली थी, मौलाना साहब अकेले थे, महमूद खान साहब वगैरह वगैरह साथ थे, बाकी ये 2 बड़ी पार्टियां तो साथ नहीं थी जैसे जिस तरह साथ देना चाहिए था। आज भी मौलाना साहब ये कहते हैं कि हमारी जंग जारी रहेगी, ख्वाह उस जंग के रास्ते में कोड़े हो कोड़े खाएंगे, अगर जेल की हवा खानी है जेल की हवा भी खानी है, जेलों को भी आबाद करना है। ये तमाम मराहल हमने अपने सामने रखे हैं कि अगर ये मुश्किलात सामने आते हैं तो फिर हम लड़ेंगे और जाएंगे। इस हुकूमत को हम नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत करने नहीं देंगे। लिहाजा अगर हमने एक नतीजेखेज तहरीक चलानी है तो ये सिर्फ मौलाना का फैसला नहीं है। मैंने आपको कहा कि पीडीएम की 9 जमातों का जो जमहूरियत के मुताबिक अक्सरियत का फैसला है, वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के साथ उसका इख्तिताम इस्तीफों पे होना चाहिए और पीपल्स पार्टी की अपनी डायरेक्शन है। लेकिन सर आप मुझे ये बताइए, अगर पीपल्स पार्टी सेनेट में हाफिज साहब अपनी जमात से ऑपोजिशन लीडर लाना चाहे तो JUIF हिमायत करेगी उनकी? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी इंतहाई तौर पीपल्स पार्टी खुद सोलो फ्लाइट करते हुए यह फैसला करेगी कि अपोजिशन लीडर मेरा होना चाहिए, फिर यह फैसला पीडीएम का नहीं है, यह सिर्फ पीपल्स पार्टी का फैसला है। क्योंकि यह फैसला हुआ है पीडीएम की प्लेटफार्म से कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी से होगा यूसुफ रजा गिलानी की सूरत में, ये 12 मार्च से पहले की बात है। डिप्टी चेयरमैन JUI का होगा और अपोजिशन लीडर PMLN का होगा। अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है तो फिर फैसला वही है कि चेयरमैन हमने दिया था गिलानी को, डिप्टी चेयरमैन था JUI का, वो 2 नाकाम कराया गया दांधली के जरिए। अब उस फैसले के मुताबिक जो पीडीएम की प्लेटफार्म से हुई है कि अपोजिशन लीडर PMLN से होगा, फिर तो फैसला यानी आपकी बात से मैं ये समझू कि नहीं हिमायत करेंगे आप, ठीक है। सर मुझे ये बता दें, हाफिज हुसैन अहमद पहले दिन से ये बात कर रहे थे हाफिज साहब कि बड़ी जमातें हैं ना वो ये मौलाना की पीठ में छुरा घोंपेंगी। हाफिज साहब इससे पहले मौलाना खुद भी कहते रहे कि आजादी मार्च के वक्त उनके साथ धोखा किया था। सर क्या इस बार भी फिर वही वाला सीन दोबारा क्रिएट होने वाला है? देखिए किरण, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर के लिए अपने पार्टी के बंदे को नॉमिनेट करते हैं, अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है तो ये मंजूरी पीडीएम से लेना होगी। जिस फोरम ने फैसला किया उसी फोरम से लेना होगी। अगर वो सोलो फ्लाइट करते हुए खुद फैसला करेगी तो इसका माना यह होगा कि वो अपने आप को पीडीएम का हिस्सा नहीं समझती। जहां तक आप ये कह रही है कि मौलाना को धोखा दिया गया, देखे
ये जितनी भी फैसले 20 सितंबर के बाद जितनी भी फैसले हुए पीडीएम के इजलासों में मैं भी शरीक रहा हूं, वो कंसेंसस से होते हैं, मुज़ाकरे से होते हैं, काफी गौर और खोज के बाद होती है। जिस तरह के ये पीपल्स पार्टी की राय है कि आपने सीएसी में जाना है, ये बाकायदा गौर और खोज के बाद 9 पार्टियों ने कहा कि आपको मौका दिया जाता है, आप जाके देखिए, आप फैसला करें, आपने इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, उन्होंने फैसला करना होगा। जहां तक धोखे की बात है, कौम फैसला करेगी, ये कौम फैसला करेगी। सर मुझे ये बता दें आखिर में, हाफिज साहब, आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी? सर हम तो चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म मुत्तहद हो। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा, पीपल्स पार्टी ने उधर प्लेटफॉर्म पे कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। नई सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हमें इजाजत दें, नजरसानी के लिए हम जाएंगे सीएसी में। अब उन्होंने फैसला करना होगा, बाल उनके कोर्ट में है, क्या वो इस्तीफे सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे। हाफिज अब्दुल्ला साहब, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद राजा जफरुल हक, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सीनियर रहनुमा, बल्कि मेरे साथ मौजूद हैं, तो बात का उनसे आगाज ही करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। सर ये बता दीजिए मुझे, मरियम नवाज ने कल नए सिलेक्टेड की पेशगोई की है और वो कह रही हैं कि अब फिक्रमंद इमरान खान साहब को होना चाहिए कि उनका मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। सर उनका इशारा क्या बिलावल भुट्टो की तरफ था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बहरहाल ये बात होगी, वो तफसील से खुद ही बता देंगी तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। ठीक है। अच्छा जफर हक साहब, बख्तावर भुट्टो ने भी आज ट्वीट में आसिफ अली जरदारी साहब की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों और उनकी सहुबतों का तस्करा किया है। वो कह रही हैं मेरे वालिद ने बगैर जुर्म के 12 साल जेल काटी है, डिक्टेटर को भगाया है, जमहूरियत बहाल की है, यकीनी बनाया कि सिर्फ उनकी नहीं बल्कि बाद में आने वाली हुकूमत भी जमहूरी मुद्दत पूरी करे। मेरे वालिद ने तो कोरोना के वबाई हालात में भी अदालतों का सामना किया है, उनका नाम ईसीएल में रहा है। सर इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ट्वीट मरियम नवाज की जो पीडीएम इजलास में गुफ्तगू थी उसका जवाब है। महाराज मेरा नहीं ख्याल कि उसका ये जवाब है, क्योंकि ये कोई यौम हिसाब तो नहीं है ना कि अपने अपने कारनामे पेश किए जाएं। ये तो अभी स्ट्रगल का जमाना है और बात उसी में चल रही है। सही। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला करने के लिए सर 16 दिन मजीद इंतजार करने को कहा है। 4 अप्रैल को फैसला होगा। सर काफी लंबा तवील इंतजार नहीं हो गया ये? चीज है तो यही महसूस तो यही हो रहा है कि काफी देर लगा रहे हैं। और आज 18 तारीख थी और अगर ये 4 तारीख को तो फिर 10 और 16 दिन हो जाएंगे सर। अब ये चले तवील इंतजार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी उम्मीद है मुस्लिम लीग नून को अपना फैसला बदल पाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदलेगी सर? बहरहाल वो पीपल्स पार्टी वाले बरमला ये कह रहे हैं कि यूसुफ रजा ही लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। सर आप कह रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी होंगे, आप ये कह रहे हैं? ये पीपल्स पार्टी बरमला कह रही है जी? सर आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले बरमला इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी ऑपोजिशन लीडर होंगे सेनेट में? जी जी। तो सर क्या इस बात से ये वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि पीडीएम से राय जुदा, ये जो पीडीएम में एक फैसला हुआ था तमाम लोगों की मुशावरत से कि मुस्लिम लीग नून का ऑपोजिशन लीडर होगा, उस बात से अलग हो रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं? मेरे ख्याल में उसमें उन्होंने तरमीम कर दी है कि अगर वो मुंतखब हो जाते चेयरमैन तो फिर तो ठीक था, वरना एक साबिक वज़ीर आज़म जो है वो उनको अब ऐसे ही एज ए मेंबर बैठना तो ठीक नहीं है। तो नून लीग इस बात की हिमायत करेगी सर? हिमायत करे या ना करे, लेकिन हकायक को देखना तो होगा। लेकिन आप समझते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब को बतौर अपोजिशन लीडर दुरुस्त फैसला होगा सर? पहले उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि ये कौमी असेंबली में PMLN की अक्सरियत थी, उसके बावजूद उनके मुतालबे के ऊपर हमने उनकी हमायत की और सेनेट का रुकन बनाया। तो अब उनको फिर दोबारा चेयरमैन के लिए भी उम्मीदवार बनाया। तो अगर उसमें वो नहीं हो सके, जिसकी कई वजूहात हैं, तो फिर उसमें ये इंसिस्ट तो नहीं करना चाहिए कि जो पोस्ट हो वो पीपल्स पार्टी को ही मिले।
तो सर मैं इस बात को क्या समझूं सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हिमायत करेगी इस बात की, नहीं करेगी सर? किस बात की सर? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऑपोजिशन लीडर की सीट जाए सर? न, पर वो मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन के बाद अगर कोई आम पोस्ट है तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन की है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये PMLN का हक है, सही, उनको ये दिया जाए। ठीक है। तो और PMLN किसको लेकर आना चाह रही है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सर? ये 2 नाम उन्होंने दिए हैं, आजम तारड़ साहब हैं और ये शाहिद खाकान साहब की मशीरा है। ठीक है राजा जफरुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी आपको प्रोग्राम में। नाज़रीन, लाहौर की एडिशनल सेशन अदालत ने हरासानी और ब्लैकमेलिंग केस में FIA को कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि मुद्दईया हमीजा मुख्तार ने मोबाइल फ़ोन से उन्हें धमकाने, ब्लैकमेल करने और नाजेबा मैसेजेस भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दी है। समाअत के दौरान FIA साइबर क्राइम ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है अदालत में, और रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम इस मामले में कसूरवार पाए गए हैं। फैसले में मजीद कहा गया है कि फराहम किए गए नंबर्स मरियम अहमद, मोहम्मद बाबर और सलीमी बीबी के नाम से रजिस्टर्ड थे। सलीमी बीबी ने 3 नोटिस वसूल करने के बावजूद अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया है। मरियम अहमद इंक्वायरी में शामिल है, लेकिन मुद्दईया को पहचानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। मरियम अहमद को उनका मोबाइल फोरेंसिक के लिए जमा करवाने का कहा गया, जो उन्होंने नहीं दिया। इसके अलावा बाबर आजम भी इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए। बाबर आजम की जगह उनके भाई फैसल आजम पेश हुए और बाबर आजम के पेश होने की मोहलत तलब की है। बाबर आजम नाज़रीन अब तक इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए, बयान भी रिकॉर्ड नहीं करवाया। बाबर आजम न सिर्फ कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं बल्कि बेहतरीन बैट्समैन भी हैं। इस वक्त वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में ICC रैंकिंग में 3रे नंबर पर हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद या इसका फैसला आने के बाद बाबर आजम का क्या मौक़िफ़ है और PCB इस सारे मामले को किस तरह देख रहा है। बात करने के लिए लाहौर से कादिर ख्वाजा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर, FIA को कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। बाबर आजम का इस खबर पर कोई रिएक्शन सामने आया है अभी तक? बहुत शुक्रिया किरण। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2020 में हमीजा मुख्तार नामी एक कैरेक्टर सामने आया। उसने बाबर आजम के खिलाफ जो है वो सबूत पेश किए, FIA के पास गई, उसके बाद सेशन अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। बाबर आजम की तरफ से हमने जब भी रब्ता किया, उनके भाइयों से रब्ता किया, तो बाबर आजम उनसे रिलेटेड किसी किस्म का उन्होंने जवाब देने से बिल्कुल इनकारी नजर आए और किसी किस्म का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना देना मुनासिब समझा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब हमने आज रब्ता किया, क्योंकि आज पाकिस्तान जो व्हाइट बॉल जो स्क्वाड है जो कि दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए जा रहा है 26 को, वो आज लाहौर के मुकामी होटल में रिपोर्ट कर रहा है। बाबर आजम ने कुछ देर बाद जो है वो क्योंकि वो वकला से मुशावरत कर रहे थे, उसके बाद कैंप का ज्वाइन करने का टाइम जो था वो 3 बजे से पहले था। 3 बजे से बाद में उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा बाद जाके कैंप ज्वाइन किया, उसके बाद रिपोर्ट किया। तो बाबर आजम किसी किस्म का राब्ता नहीं कर रहे। बाबर आजम को जब मैंने फोन किया, मैसेजेस किए, किसी किस्म का उनका जवाब नहीं आया। अलबत्ता उनके जो करीबी जो भाई हैं और करीबी ज़राई ये कहते हैं कि कल वो दोबारा जाएंगे और स्टे लेंगे इस ऑर्डर पर जो आज सेशन अदालत ने जारी किया। आपको याद होगा कि सेशन कोर्ट ने एक दफा पहले भी एक फैसला सुनाया था जिसमें बाबर आजम के खिलाफ जो थाने में मुतलका जो थाना था उधर FIR दर्ज करने का हुक्म जारी किया था, जिस पर बाबर आजम के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट से ये खारिज करवाया था फैसला। तो लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन अदालत का जो फैसला था उसको खारिज किया था और FIA को हुक्म दिया था कि इसका मजीद तहकीकात करें। FIA ने 3 नोटिस कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बाबर आजम इस केस पर। अब ये बताइए मुझे कादिर के हमीजा और बाबर आजम में सुलह हो जाने की भी तो खबरें आती रही हैं, तो क्या दोनों के दरमियान कोई समझौता हो गया था? देखिए, ये 2018 में हुई थी और ये हमीजा मुख्तार जो है वो दावा करती हैं। जब हमने इसकी खबर ब्रेक की थी तो ये 2018 की वीडियो थी और 2018 में ये तमाम सुलहनामा दस्तखत हुए थे और तमाम सुलहनामा की जो वीडियो थी वो मंजर आम पर आई थी। लेकिन जो बाबर आजम के भाई हैं फैसल और सफ़ीर, इन्होंने बहुत देर बाद जो है वो ये सबूत के तौर पर पेश किया अदालत में भी और FIA को भी
कि हमने जो है वो इसके साथ सुलह की हुई थी, लेकिन हमीजा जो है वो बार बार इस मुद्दे को उठा रही हैं। हमीजा ये दावा करती हैं कि 2018 में बाबर आजम और उनके भाइयों की तरफ से ये जबरदस्ती इन पर तशद्दुद करके वीडियो बनाई गई थी और उनको डराया गया था, धमकाया गया था। और आपको बताएं कि 7 दिसंबर 2020 को हमीजा मुख्तार पर कातिलाना हमला भी हुआ था, उनकी फायरिंग भी की गई थी उनकी गाड़ी पर और उन पर। तो उस पे उनका मुकदमा भी हमीजा ने बाबर आजम के और उनके भाइयों के खिलाफ दर्ज करवाया था। उसके बाद जो है वो 2021 में FIA ने नोटिस भिजवाए थे। नोटिस के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 15 जनवरी को तमाम जो फैसले थे उसको मुअत्तल किया सेशन कोर्ट के। आज जो फैसला है ये बड़ा अहमियत का हामिल। ठीक, अच्छा मुझे जरा PCB के हवाले से भी बता दीजिए, ये इस खबर के बाद PCB का मुमकिन रिएक्शन क्या हो सकता है, और अगर मुकदमा हो जाता है तो फिर क्या PCB के कवायद के तहत बाबर आजम के लिए परेशानी हो सकती है? देखिए किरण, हमने आज जिस तरह तमाम तर इसको इन्वेस्टिगेट किया, इस तमाम तर इस कहानी को देखा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो टीम के जो तर्जुमान हैं, मीडिया मैनेजर हैं, उनसे हमने राब्ता किया। उनसे राब्ता करने के बाद हमने उनसे कहा कि अगर ये सिचुएशन आती है कि बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और कल अगर अदालत स्टे नहीं देती तो फिर अगला लाएअमल क्या हो सकता है बाबर आजम के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये डायरेक्ट मौकफ है और सीधा और साफ बयानिया ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी जाती जिंदगी में अमल दखल नहीं करना चाहता और ना कर सकता है। तो ये आइन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही कहता है कि प्लेयर जो है अगर खुदा न खास्ता किसी स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में मुलव्वस होता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व होता है। अलबत्ता उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कादिर खान, आप साथ मौजूद। का वक्त भी खत्म हो गया, इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।